स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ CSS 2024 का जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था उसके अंदर एबिलिटी पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसके सारे पार्ट्स। तो शुरू करता हूं अपने इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है ये थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं और उसके बाद आपको इस फिगर को समझाऊंगा और इस फिगर और स्टेटमेंट की मदद से नीचे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। तो आखिर तक मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। तो उसमें बताता है कि ए मैन ट्रेवल्स ओवर ए पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइएंगल, ठीक है, हैविंग बेस एंड हाइपोटेनियस 4 एंड 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि एक मैन है जो कि राइट एंगल ट्राइएंगल वो होती है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक मैन है, एक आदमी है जो कि राइट एंगल ट्राइएंगल पाथ पर जो है वो चल रहा है, ठीक है, और उसकी जो बेस है वो 4 किलोमीटर है और जो उसकी हाइपोटेनियस है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीट अराउंड ही कंटिन्यूस इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं आपको पहले ऊपर वाला पार्ट बता देता हूं कि सबसे पहले एक बंदे ने राइट एंगल का जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए ट्रैवल करना शुरू किया। लेट सपोज उस बंदे ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, वो बी पॉइंट की तरफ गया। तो ए बी का जो फासला उसने तय किया डिस्टेंस वो कितना है 4 किलोमीटर, क्योंकि ए बी हमारे पास बेस है तो उसने बेस कितना बताया 4 किलोमीटर। तो बेस 4 किलोमीटर तय करने के बाद पॉइंट बी पे पहुंचा तो ये मैन जो है बी से सी की तरफ ट्रैवल करेगा, यानी हाइपोटेनियस की तरफ ट्रैवल करेगा, वत्तर की तरफ ट्रैवल करेगा। तो ये जो हाइपोटेनियस है इसका आंसर ये है 5, इसकी लेंथ क्या है 5 किलोमीटर। तो बी से सी पे पहुंचने के बाद चूंकि इसने अपने राइट एंगल ट्राइएंगल को कंप्लीट करना है तो इस राइट एंगल ट्राइएंगल को कंप्लीट करने के लिए ये मैन जो है सी से दोबारा ए की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। जब मैन अपना इस ट्राइएंगुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करके ए पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी कि आफ्टर ए कंप्लीट राउंड कैसे होता है कि आप ए से शुरू किया, आपने बी की तरफ गए, बी से सी पे गए, सी से आप दोबारा ए पे आए। ये जो 3 किलोमीटर लिखा हुआ है ये मैंने खुद लिखा है, क्योंकि हाइपो अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 25 में से 16 माइनस हुआ तो 9 बचा, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। तो जब वो कंप्लीट उसने राउंड कर गया, ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर। तो बंदा सी से ए की तरफ तो पहुंच गया था, लेकिन उसमें उसके बाद बताया कि ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन में वो 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर मजीद उसने ट्रेवल कर लिया। देन ही टर्न्स एट 90 डिग्री। उसके बाद यहां पे जब बंदा ए से डी पॉइंट पर पहुंचा तो इस आदमी ने डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद 90 डिग्री पे टर्न किया। 90 डिग्री पे टर्न उसका दो तरह से हो सकता था, एक तो इस तरफ हो सकता था, दूसरा इस तरफ हो सकता था, यानी इस तरफ या इस तरफ। तो मैंने कन्वीनियंस के लिए इस तरफ किया है टर्न, ठीक है। तो आप इस तरफ टर्न करेंगे तो आप डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेंगे, कंटिन्यूस फॉर अनदर 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपने करना है 8 किलोमीटर पे। सो जो बंदा ए पॉइंट से निकला बी पे, बी के बाद सी से फिर ए पे पहुंचा, फिर उसने सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करना 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, डी पे पहुंचा, फिर डी से 90 डिग्री एंगल पे ई पे पहुंचा। तो अब पूछते हैं कि ये बंदा जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, हाउ फार दिस मैन इज अवे या अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि बंदा ई पॉइंट पे पहुंच गया है, वो ए से शुरू हुआ था, तो ए से शुरू हुआ था, ई पॉइंट पे पहुंच गया। तो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। तो ए ई जो हमारे पास बनेगा इस ट्राइएंगुलर शेप में, तो ऊपर वाली ट्राइएंगल जो है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने का मतलब यह है कि इसको हम कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनाएंगे। चूंकि हमें ए ई सिर्फ फाइंड आउट करना है तो हम इसलिए इस ट्राइएंगल को कंसीडर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में यह भी पूछा गया है कि इसने हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल्ड, कि ये जो मैन उसने ए पॉइंट से शुरू किया और ई पॉइंट तक पहुंचा, इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये वो ट्राइएंगल का पार्ट है जो कि मैं आपको उस वक्त समझा रहा था। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये सारी अंग्रेजी इंग्लिश वो लिखी हुई है जो मैंने आपको वर्बल बता दिया है। अब फार्मूला क्या है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपो को हमने एक्स के सपोज फर्ज किया था, लेट किया, तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो जो है वो एक्स है, बेस कितनी है 8 है, परपेंडिकुलर कितना है 6 है। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 64 प्लस 36। तो एक्स जो है वो 10 किलोमीटर होगा।
तो इंडिविजुअल जो था वो AE जो डिस्टेंस था वो अपने इब्तदाई पॉइंट या इनिशियल पॉइंट से वो 10 किलोमीटर अवे था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था कि हाउ लॉन्ग ही हैज ट्रेवल्ड, कि उस बंदे ने कितना लंबा डिस्टेंस तय किया। तो उसने डिस्टेंस जो तय किया इस कैलकुलेशन के मुताबिक डिस्टेंस AB BC CA AD DE, तो इन सारे डिस्टेंस को जब हम सम करते हैं तो ये बनता है 26 किलोमीटर। अब इन सारे डिस्टेंस को मैं आपको शक्ल की मदद से बताता हूं। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आपने प्रोसीजर या टेक्निक वही फॉलो करनी है जो मैंने आपको नीचे अभी बताई है, और मैं आप फिगर की मदद से बताता हूं। पहले उसने डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC प्लस डिस्टेंस CA प्लस डिस्टेंस AD प्लस डिस्टेंस DE, तो ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 18 और 8 26 किलोमीटर। तो इस मैन ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो किया 26 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। ये क्वेश्चन जो है ये शेयर रिलेटेड है या पार्ट रिलेटेड। तो इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं, वो कहता है हसन, अली, अकबर, नासिर और शहबाज जो हैं वो क्लासमेट हैं जिनकी पॉकेट मनी की अमाउंट डिफरेंट होती है। अब यहां से समझने वाली बात है, हसन पॉकेट मनी इज 1/3 एज मच एज ऑफ अली, कि हसन के पास पॉकेट मनी अली की पॉकेट मनी से 1/3 होती है, जबकि अली हैज 5 टाइम्स पॉकेट मनी एज मच एज अकबर, कि अकबर के पास जितनी पॉकेट मनी होती है अली के पास उसका 5 टाइम्स होती है। तो इसमें जिसके पास उन्होंने टाइम्स में नहीं बताई हुई अमाउंट ऑफ मनी वो अकबर है। तो हम सबसे पहले लेट्स सपोज कर लेंगे कि अकबर के पास पॉकेट मनी जो है वो है X। हमने सपोज कर लिया कि अकबर के पास जो पॉकेट मनी है वो क्या है X। तो उसके बाद अकबर वाली X हो गई। उसके बाद उसने कहा कि अली हैज 5 टाइम्स एज मच एज अकबर, तो अली के पास पॉकेट मनी जो होगी वो 5 टाइम्स एज मच एज अकबर, यानी अकबर के पास अगर X है तो अली की उसके 5 टाइम्स होगी, जिसको हम 5X कहेंगे। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि हसन के पास पॉकेट मनी जो है वो है 1/3 ऑफ अली, तो हसन पॉकेट मनी जो है वो है 1/3 ऑफ अली। 1/3 ऑफ अली की कितनी थी? 5X थी, तो 1/3 ऑफ 5X, तो ये बन गया 5X/3। उसके बाद वो बताता है कि अकबर हैज थ्राइस एज मच एज नासिर, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं आगे बताता हूँ। वो उसके अलावा उसने बताया शहबाज इक्वल टू नासिर, शहबाज और नासिर के पास जो पॉकेट मनी है वो इक्वल है। इन दोनों के पास चूंकि इक्वल है, हम X तो रख नहीं सकते, X तो हमने अकबर का रखा है, तो लिहाजा हम नासिर और शहबाज की जो पॉकेट मनी है उसको हम Y के इक्वल डिनोट करेंगे। और उसके बाद ये पॉइंट आपको बता दूं, अकबर हैज थ्राइस एज मच एज नासिर, ठीक है। अकबर के पास जो फिर मनी होगी वो थ्राइज होगी जो कि नासिर के पास है। अकबर की पहले X थी तो वो नासिर की थ्राइज के इक्वल है। नासिर की कितनी थी? Y, तो Y का थ्राइज जो होता है वो 3Y होता है, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो है, इफ दे गेट्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी 8000, कि 8000 अमाउंट है, उसको हसन, अली, अकबर, नासिर और शहबाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन कंडीशंस के तहत? जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सबसे पहले अकबर के पास कितनी है? X, ठीक है। अली के पास कितनी है? 5X। इनको हम सब लोगों के पास जो मनी का शेयर है उनको हमने प्लस करना है और इक्वल कर देना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी के। तो अकबर के पास X है, अली के पास 5X है, हसन के पास 5X/3 है, और नासिर के पास Y है, शहबाज के पास Y है, क्योंकि नासिर और शहबाज की इक्वल है। तो ये इक्वल हो गई 8000 के। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शन फॉर्म से ख़त्म करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। यहाँ मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3। आपको बताता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो 23x है और y जो है वो 6y है। 23x प्लस 6y इज इक्वल टू 24000। तो 8000 का 24000 इसलिए है क्योंकि हमने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद चूंकि ऊपर बताया गया है कि अकबर हैज थ्राइस एज मच एज नासिर, यानी x इज इक्वल टू 3y, तो x इज इक्वल टू चूंकि 3y है, लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर जहां पर x है हम लिख देंगे 3y। तो x की जगह हमने लिख दिया 3y प्लस 6y 24000, ये बन गया 75y इज इक्वल टू 20
4000। तो y की वैल्यू उसके बाद आएगी 320। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। x चूंकि 3y के इक्वल है तो 3 वैसे आ गया, y की जगह पे y की जगह पे 320 आ गया तो 960। तो x की वैल्यू 320, y की वैल्यू 930। तो हमने जिन लोगों के शेयर्स वहां पे डिनोट किए थे, लेट्स सपोज किए थे, उनके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट करके उनका हम शेयर्स निकाल लेते हैं। तो अकबर के पास जो पॉकेट मनी थी वो x थी, तो हमने x की जगह उसके दे दिया 960 रुपए। अली के पास पॉकेट मनी जो थी वो अकबर का 5 टाइम यानी 5x थी, तो हमने 5 को 960 से मल्टीप्लाई किया तो अकबर का हिस्सा बना 4800। हसन के पास पॉकेट मनी जो थी वो थी 1/3 ऑफ अली यानी 5x/3। तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हसन का जो पार्ट आएगा, शेयर आएगा, वो आएगा 1600। तो नासिर के पास जो पॉकेट मनी थी वो चूंकि y के इक्वल थी, तो उस y का आंसर हमारे पास है 320। तो नासिर ने लिए RS 320। तो शहबाज की अमाउंट ऑफ मनी जो पॉकेट की थी वो भी नासिर के इक्वल थी, तो लिहाजा शहबाज के पास भी जाएंगे 320। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वो है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कि आपने इस क्वेश्चन में स्फेयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है इफ इट हैज ए रेडियस ऑफ 7 मीटर, कि इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर हो। सबसे पहले मैं आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को फाइंड आउट करने का फार्मूला है 4πr²। तो 4 वैसे आ गया, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस स्क्वायर, रेडियस मतलब 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 196 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद हम मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें भी 4/3 लिखना है, पाई की वैल्यू 3.14 लिखनी है, आर की वैल्यू 7 लिखनी है, इसका क्यूब लेना है। तो 1436 यानी 1436 क्यूबिक मीटर जो है वो इस स्फीयर का वॉल्यूम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये भी शेयर रिलेटेड है। तो इसके मुताबिक उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि डिस्ट्रीब्यूट RS 4320 अमंग जैन, असलम एंड अशरफ इन सच अ वे दैट कि 4320 रुपए हैं जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है जैन, असलम और अशरफ में। किस तरीके से कि जैन गेट्स 2 पार्ट्स, असलम गेट्स 3 पार्ट्स, वेयर एज अशरफ गेट्स 7 पार्ट्स। ये क्वेश्चन जो है एक इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम ईच पार्ट जो है ना उसको हम डिनोट करते हैं x से। ठीक है, एक पार्ट को हम डिनोट करते हैं किससे, x से। तो जैन गेट्स 2 पार्ट्स, तो इसकी जैन का शेयर हो गया 2 पार्ट। असलम गेट्स 3 पार्ट, तो असलम का हो गया 3x। अशरफ गेट्स 7 पार्ट, तो अशरफ को हो गया 7x। टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास हो गई 4320 रुपी। टोटल अमाउंट ऑफ मनी ये हो गई। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसमें गिवन कंडीशन ये है कि इन सब के जो शेयर या सब के पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स ऑफ मनी जो है वो इक्वल होगी 4320 के। तो अब हम तीनों के शेयर्स को आपस में कर देंगे प्लस इक्वल कर देंगे 4320 के। 12x इज इक्वल टू 4320। इसमें से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो कि है 360। उसके बाद हम x की वैल्यूज जो है वो अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे, यानी जैन शेयर जो था वो 2x था, 2x। तो x की वैल्यू पुट की तो जैन का शेयर आ गया 720। असलम का जो पार्ट था वो 3x था, तो इसमें x की वैल्यू पुट की तो असलम का शेयर आ गया 1080। अशरफ का पार्ट जो था वो 7x था, तो 7 को हमने x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो असलम का पार्ट हमारे पास आ गया 2520 रुपी। तो इसी तरह शेयर रिलेटेड क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।